हेलो दोस्तों, ये कहानी झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से शहर तोपचांची वाटर बोर्ड युग प्रवर्तक महावीर स्वामी जी धाम पारसनाथ पर्वत के आसपास के गांव की है। कुछ कही अनकही बातें हैं मगर सत्य घटना पर आधारित है। वाटर बोर्ड जो झारखंड बिहार का एकमात्र प्राकृतिक झील है, उसी झील का स्रोत पारसनाथ पर्वत है जो उससे काफ़ी सटा हुआ है। उसी झील के पास एक गांव है जिसका नाम झरिया डी है। जैसा कि हम जानते हैं, हर गांव का अपना नियम कानून उस गांव के बाहुबली लोग बनाते हैं, जिससे आम जन को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं उसी गांव की नीची जाति में जन्मी सुगिया, जो एक 19 वर्षीय लड़की है। मगरू, जो एक 21 वर्ष का लड़का ऊंची जाति का है। इनकी कहानी इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि इन दोनों के जीवन का अंत हो चुका है, जिसका कारण इनका समाज था। बात उन दिनों की है जब दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों की मित्रता इसी दौरान हुई। फिर दोनों प्रेम संबंध में आए। पहले मानसिक फिर शारीरिक रूप से एक हो गए। यूँ कहें कि दो जिस्म एक जान हो गए थे। देश आज़ाद होने के बाद भी जो बालिग हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब ये समस्या बड़े बड़े शहरों में आम बात होती है तो गांव में तो अधिकारी का कोई मतलब ही नहीं। जो पंचायत कहे या घर वाले कहें वही सही है। इसी सोच के दुष्परिणाम को सुगिया और मगरू जैसे जोड़ी को भुगतना पड़ा। जब इनका प्यार पनपा आगे बढ़ा तो गांव वालों को खबर हुई। घर वालों ने लड़का और लड़की को बहुत मार पीट कर समझाया, लेकिन ना तो सुगिया मानी और ना ही मगरू। समय बीतता गया, यही घटना बार बार होने लगी। वे दोनों मार खाते, ताना सुनते, पर दोनों ने जैसे एक दूसरे से विवाह करने की जिद बना ली थी। बात पंचायत तक पहुंची तो पंच ठहरे ऊपरी जाति के। उन्होंने भी लड़की वालों को ही गलत ठहराया और लड़के से दूर रहने को कहा, लेकिन मगरू सुगिया का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उन दोनों का गांव के चौराहे पर मिलना, चोरी छिपे झील में जाना सभी को पता था। उन दोनों की प्रेम कहानी हर घर की जुबानी बन गई थी। कुछ लोग उन्हें वासना के पुजारी कहते तो कुछ लोग राधा कृष्ण का स्वरूप। दिन बीतता गया, साल बढ़ता गया। उनके प्रति गांव वालों और घर वालों का घृणा चरम पर था। जैसे उन्होंने प्रेम नहीं, भारत माता के दामन पर दाग लगा दिया हो, देशद्रोही वाला काम किया हो। उनके सभी दोस्त, साथी, सहेली सभी ने उनको खुद से अलग कर दिया। अंत में दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्होंने रणनीति तैयार कर एक दूसरे को समय अनुसार उसी झील पर बुलाया, क्योंकि दोनों उसी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। उन्होंने दिन तय किया, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे के होकर मरना चाहते थे। वही एक मंदिर में दोनों ने शादी कर जान देने की योजना बनाई। कुछ दिन बाद तय किए समय पर सुगिया दुल्हन के भेष में शादी के पश्चात अपनी जान देने को तैयार थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मगरू के घर वालों ने उसे खूब मार पीट कर घर में ही बंद कर रखा था। वह रो रहा था, तड़प रहा था कि मुझे जाने दो, पर उनके भाइयों ने उसकी एक ना सुनी। वो घर पर ही अधमरा हो चुका था। इससे पहले मगरू को कई बार जहर देकर घर वालों ने मारने की कोशिश की, जो नाकामयाब रहा। सुगिया डैम पर समय अनुसार पहुंच चुकी थी, लेकिन मगरू नहीं आया। फिर भी सुगिया ने उसका इंतज़ार किया। उससे बात करने के लिए वहाँ से जो लोग गुजरते उनसे वो मोबाइल मांगती और मगरू को फ़ोन लगाती, पर उसका फ़ोन कहाँ लगने वाला था। उसका मोबाइल तो उसके घर वालों ने ले लिया था। सुगिया शाम तक वहीं रही और मोबाइल लोगों से मांग मांग कर मगरू को फ़ोन करती। जब रात हुई तो उसने सोचा होगा कि मैं घर चली जाऊं, लेकिन वो घर भी किस मुंह से जाती। किसी को घर में कहाँ कुछ फ़र्क पड़ने वाला था। उसने उसी जंगल में रात बिताई। फिर सुबह हुई तो जो लोग वहाँ से पार हो रहे थे उन्हें फिर मोबाइल मांग मांग कर मगरू को फ़ोन करने की कोशिश करती, लेकिन ना मगरू आया ना ही उसका फ़ोन। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। रो रो कर बुरा हाल था। उसी दौरान उसके घर वाले दूसरों को कहने पर सुगिया को खोजने आए। तब सुगिया जंगल में ना जाने कहाँ छुप गई कि उसे कोई खोज ना पाया। सुगिया बिना खाए पिए 2 दिन से थी। अब तो उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। फिर भी वो रास्ते में किसी अजनबी से मोबाइल मांगती और मगरू को फ़ोन करती, लेकिन सुगिया के प्रेमी मगरी
से उसकी बात ना हुई। उस रात भी वो जंगल में रही, भूखे प्यासे, लेकिन इसके इस हालत पर किसी को भी तरस ना आई। जंगल में छिपे माओवादियों ने उसका बलात्कार कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके अगले ही सुबह सुगिया ने हिम्मत जुटाकर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली और वो इस जालिम दुनिया को छोड़कर चली गई। बात यही ख़त्म नहीं हुई, अब कहानी में नया मोड़ आता है। सुगिया की मौत आग से भी तेज पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर में ही सही, पर मंगरू को भी इस बात का पता चला। वो तो पहले से ही अधमरा था, अब ये खबर सुनने के बाद वो पूरी तरह से मर गया, मानो जिंदा लाश बन गया हो। वो चीखने चिल्लाने लगा। अब तो घर वाले भी हार मान गए। कुछ दिन बाद जब ये सब शांत हुआ, लोगों के दिमाग से ख़त्म हो चुका था, लेकिन सुगिया ने ऐसे होने नहीं दिया। लगभग 7 दिन बाद उस रास्ते में जो भी जाते, उसे सुगिया की आवाज़ सुनाई पड़ती। ओ भैया, ज़रा मोबाइल दीजिए ना, एक नंबर पर कॉल करना है। लेकिन वहाँ कोई भी उस लड़की को देख नहीं पाता, केवल उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। इस बात की पुष्टि वहाँ के गांव वालों ने की। साथ ही आते जाते लोगों ने कई दफ़ा कुछ सुनी भी। कुछ लोग डरे, कुछ तो मौके पर बेहोश भी हो गए। बात यही ख़त्म नहीं हुई। अब सुगिया मंगरू को हूबहू अपने आसपास दिखाई देती, कभी उसके सपनों में तो कभी उसको पुकारती हुई कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अंत में मंगरू पागल हो गया। वो सिर्फ सुगिया का ही नाम लेता। अभी मंगरू रांची के पागल खाने में भर्ती है। फ़िलहाल उसका इलाज चल रहा है। शायद वो जीना नहीं चाहता। अभी वो बस एक ही वाक्य कहता है और रोता है, सुगिया मैं आ रहा हूँ। फिर चीखता और चिल्लाता है। मंगरू के इलाज में विज्ञान भी फेल हो गया, उसके झाड़ फूक भी हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आज के ज़माने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे युवा पीढ़ी टूट सकता है। पूरे भारतवर्ष के लोगों एवं महाअनुभवों, मेरे माता पिता और तमाम अभिभावकों से पूछना चाहती हूँ कि जब आप जवान थे, आप जब प्रेम संबंध में थे, तब आपको अपना प्रेम राधा कृष्ण जैसा लगता, किंतु वर्तमान युवा पीढ़ी के प्रेम में आपको वासना दिखाई पड़ता है। इस सृष्टि के निर्माण का आधार ही प्रेम है, तो क्या हक बनता है किसी को झूठे शान के लिए सुगिया और मंगरू जैसे प्रेमियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की। मेरी कहानी में तो लड़की खुदकुशी कर ली, किंतु भारत में न जाने कितने ऐसे प्रेमी युगल को जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है, घर वाले उनका बहिष्कार कर देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गुनाहगार गांव के पंच, खाप और चौधरी लोग होते हैं, जो झूठे शान में पगड़ी पहनकर इतराते हैं। शायद वो डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान से भी खुद को ऊपर मानते हैं। कई मामले में तो संवैधानिक लोग जैसे पुलिस, न्यायालय भी गुनाहगारों का ही साथ देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी भारत में है। अगर ये हाल रहा तो देश के भविष्य की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? झूठी परंपराओं के लिए सच्चे प्रेमियों की बलि देना क्या सही है? जैसे पानी का एक जगह ठहरा रहे तो गंदगी आ जाएगी, उसमें बदबू उत्पन्न हो जाएगी, वैसे ही परंपराएं बदलनी चाहिए, वरना लोग विद्रोह कर देंगे। सरकार कुछ करती नहीं ताकि उनका वोट बैंक कम न हो जाए। जवान लड़की जो प्रेम संबंध में रहती है, उसको मारकर घरवाले कहते हैं कि मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन जब कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, तब हम अपनी मर्दानगी और इज्जत क्यों भूल जाते हैं? जब लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है, तब भी हमें अपनी झूठी इज्जत का ख्याल आता है। बेटा अगर दूसरों की लड़की को घर लेकर आए तो हम माफ़ कर देते हैं। एक ही समाज में एक समान न्याय क्यों नहीं? वहीं पंजाब, हरियाणा में पूरे भारत से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से लिंग अनुपात कम है। इसकी पूर्ति के लिए झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से लड़कियों को खरीद कर मुफ्त में शादी कर ले जाते हैं। तब इनको जाति, धर्म और मजहब ही नहीं याद आता। ये एक तरह का समाज का दोगलापन है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं दहेज प्रथा का कारण जाति में विवाह ही है। जिस दिन अंतर जातीय विवाह शुरू हो गया, मानो दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रेमी युगल का सम्मान करना चाहिए। भारत में इतना प्रेमियों के विद्रोहियों को बावजूद भी इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रेम करने वालों की रक्षा करते हैं, जिनका नाम कमांडो है, जिसके संस्थापक संजय सचदेव हैं, जिन्होंने हजारों युगलों को होने वाली दुर्घटना से बचाया है। जब एक 18 साल का लड़का या लड़की अपने भारत देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है,
तो अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकता। हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साफ साफ कहा है कि जाति प्रथा हमारे भारत देश को पूरी तरह से बांट रही है। इस देश को नेता और सरकारें नहीं जोड़ सकती, सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज अर्थात प्रेम विवाह ही जोड़ सकता है। ये कथन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। फिर भी अगर आप डरती हैं तो इसका कारण है प्यार को छुपाना, और इसी के कारण ही घरवाले, पड़ोस, गांव, खाप पंचायत, झूठा समाज आदि आप पर जुल्म करते हैं। आप अगर प्रेम करते हैं तो गर्व से करो कि आप प्रेमी हैं, इस देश की गलत परंपराओं के खिलाफ हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरी द्वारा कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये झारखंड की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जिसको मैंने गूगल से देखकर टाइप किया है। यहाँ मेरा कोई पर्सनल विचार नहीं है। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी है। रोज़ नई नई कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।